नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं करिश्मा। तो बड़ी खबर बात करेंगे पटना से। कार्यकारी सभापति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अवधेश नारायण सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। 1 जुलाई को नए सदस्य को शपथ दिलाई थी और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के समेत कई नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। तो शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे समेत कई नेता भी इसमें शामिल थे। और आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कोरोना पॉजिटिव हुए। तो अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई है। बाकी घर के सदस्यों की जांच जारी है। बता दें कि बुधवार यानी 1 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह हुआ का आयोजन किया गया था। शपथ दिलाई गई थी जिसमें सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता शामिल थे। तो बिहार विधान आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कोरोना पॉजिटिव है और साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। बाकी और घर के सदस्यों की जांच जारी है। तो 1 जुलाई को नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। तो बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई को नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे और साथ ही साथ कई नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। तो कार्यकारी सभापति कोरोना पॉजिटिव हुए अवधेश नारायण सिंह। आपको बता दें कि 1 जुलाई को नए सदस्य को शपथ दिलाई गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे और साथ ही साथ कई नेता भी शामिल थे। तो खबर पटना से। कार्यकारी सभापति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। 1 जुलाई को नए सदस्य को शपथ दिलाई गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे और साथ ही कई नेता भी शामिल थे। आपको बता दें कि अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई है और घर के सदस्यों की जांच जारी है। तो बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। आपको बता दें कि सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है और बुधवार को 1 जुलाई को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश समेत कई नेता भी शामिल थे। अधिक जानकारी के लिए पटना न्यूज रूम से हमारे संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संतोष जी, कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है और कितने लोग इनके संपर्क में आए हैं? देखो, जो खबरें आ रही हैं जिस तरीके से कि पति पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल उन्हें एम्स ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवधेश नारायण सिंह पहले से ही दम्मा के मरीज रहे हुए, इसलिए कोरोना को लेकर काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा वो 1 तारीख से लगातार सीएम के साथ 2 बैठक में शामिल हुए हैं। विधान परिषद में सभापति
के रूप में वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जिसमें सीएम भी शामिल थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी शामिल थे, कई मंत्री उसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ बिहार विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मौजूद थे। दोनों जगह पर तमाम बड़े जो हाई प्रोफाइल कह सकते हैं कि जो हमारे प्रदेश के नेता हैं वो मौजूद रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट की बैठक हुई है। तो पूरे कह सकते हैं कि लुटियन जोन में हंगामा मचा हुआ है। डॉक्टरों की विशेष टीम बनाई गई है कि हर एक, क्योंकि हर लोगों का टेस्ट होना तय माना जा रहा है कि कल ही कैबिनेट की बैठक थी, सब लोगों के आपस में मिलना जुलना हुआ है। तो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों की अब कोरोना टेस्टिंग की तैयारी चल रही है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये है कि अवधेश नारायण सिंह और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उनको एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। जी संतोष जी, जिस तरह से सियासी गलियारे में तो हड़कंप मचा हुआ है, यहाँ अगर हम बात करें तो बुधवार यानी 1 जुलाई को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल थे समेत कई अन्य नेता भी शामिल थे। क्या शपथ ग्रहण के पहले कोई टेस्टिंग नहीं की गई थी? देखिए, कल 2 दिन पहले अचानक अवधेश नारायण सिंह को कुछ सांस लेने में तकलीफ हुई और उसी के बाद उनका टेस्ट कराया गया था, और जिसमें आज रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, उससे पहले कोई इस तरह का ना उनमें कोई लक्षण था और ना ही उन्हें कोई तकलीफ ऐसी महसूस हो रही हो जिससे वो टेस्ट कराए। लेकिन इन सब से इतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लुटियन जोन है बिहार का, उस लुटियन जोन में कोरोना का प्रवेश करना एक कह सकते हैं कि, क्योंकि इससे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए थे लेकिन वो लुटियन जोन से बाहर थे। अब ये आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आसपास के जो इलाके हैं उस इलाके में कोरोना अगर दस्तक दे दे तो ये एक बड़ी बात है। और तमाम वीवीआईपी चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब लोग कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, तमाम अधिकारी शामिल होते हैं। तो आप सहज अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा पैनिक अभी पूरे पटना में खास करके प्रशासनिक महकमे में है, क्योंकि सभी लोग जो सीएम से मिले, सीएम सभापति से मिले हैं, उन सब चीज़ों को लेकर एक हलचल मच गया है पूरे सियासत के गलियारों में भी और प्रशासनिक महकमों के बीच भी कि अब किस तरीके से इन चीज़ों को लिया जाए। क्योंकि कुछ भी हो, कोरोना को लेकर भले नेता के ये कहने लगे या प्रशासन या सरकार या डॉक्टर कहने लगे कि कोरोना के साथ जीना सीखिए, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना जिनको जो भी संक्रमित हुए हैं उन्हें काफ़ी कुछ खोना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम जो रिकवरी दिखा रहे हैं वो रिकवरी ऐसे मरीजों के लिए है जो अन्य बीमारियों से जिनका कोई संक्रमण नहीं रहा है, कम उम्र के लोग रहे हैं। अधिकांश जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं या जो पॉलिटिशियन हैं वो मतलब एक उम्रदराज हैं, उन्हें कोई न कोई बीमारी पहले से रहता ही रहता है। इस तरह की चीज़ें जो मानसिक तनाव या इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं उनको दूसरे तरह की भी बीमारी होती रहती है। तो ये एक कह सकते हैं कि लुटियन जोन के लिए एक बड़ी ही सैड न्यूज है, दुखद न्यूज है कि अगर कोरोना पॉजिटिव अगर अभी तक सभापति और सभापति की पत्नी पाई गई हैं तो अगर ये स्प्लिट करता हो या जिस साथ रहे अगर उनमें से किसी को हुआ हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे हाई प्रोफाइल जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाते हैं अगर वो प्रभावित हो गए तो बड़ा मुश्किल होगा सरकार को भी चलाना और सरकार के जो मशीनरी है उनका फंक्शन करना भी। जी संतोष जी, जैसा से बिहार में चुनावी साल है और इस साल अगर हम बात करें तो कोरोना में चुनाव कैसे होगा, क्योंकि चुनाव के समय बैठकों की दौड़ चलता है, किसे कोरोना है यह कैसे पता चलेगा, कैसे लोग बचेंगे इससे? देखिए, बहुत मुश्किल है। इसको लेकर आलोचना भी हो रही थी कि भाई अभी कोरोना से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हम चुनाव की बात कर रहे हैं, और ऐसे समय में जो स्थिति सामने आई है कि भाई कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है कहना मुश्किल है जी। कोई समझ नहीं सकते कि अभी हम आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई और पता चला कि 2 घंटे बाद आप कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल है और इस तरीके से उसको रोकना, क्योंकि आप जो कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं वो उपाय इस तरीके के हैं कि आपको मास्क से अपने आप को अलग करना होगा, और चुनाव में आप क्या कहते हैं विजुलाइज करके आप रैली कर दीजिए या फिर बाकी जूम के सहारे या फिर जो एक नई तरह की चीज़ें आई है उस तरह से आप रैली कर लीजिए, तो वो उस तरह का कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी जनता से। लेकिन ज़रूरत क्या है, ये ज़रूरत अगर 6 महीने बाद ही चुनाव होता है
इसको लेकर इतनी परेशानी या बेचैनी की जरूरत क्या है। और अब इस खबर के बाद हमें लगता है कि सरकार एक नए तरीके से इन चीज़ों को सोचेगा कोरोना को लेकर, क्योंकि अगर इनके अलावा और किसी अधिकारी या मंत्री या फिर बाकी लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरे स्टेट मिशनरी को कंट्रोल करना। जी बिल्कुल संतोष जी, जैसे इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार अगर हम बिहार की भी बात कर ले तो जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि प्रशासन को और सख्ती बरतनी चाहिए, यानी राज्य सरकार को और इस पर जोर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वहाँ सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसको किसी सिक्योरिटी चेकअप के सहारे रोका नहीं जा सकता है जी। अब जहाँ मुख्यमंत्री हमारे बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, स्वाभाविक तौर पे ऐसे जगहों पर हाई सिक्योरिटी रहता है, वहाँ बाहर के आदमी जा ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग जाने की जिन्हें अनुमति है, जिनके साथ बैठते हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाए तब तो फिर बड़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल संतोष जी, चलिए तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। बिहार में वज्रपात से करीब 15 लोगों की मौत हुई है। छपरा के 4, आरा के 6, कैमूर में 3 लोगों की मौत हुई है। सहरसा और बक्सर में 1 की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बिहार में वज्रपात से अब 15 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि छपरा के 4, आरा के 6, कैमूर में 3 लोगों की मौत हुई है। सहरसा और बक्सर में 1 की मौत की खबर सामने आ रही है। तो वज्रपात से 15 लोगों की मौत हुई है। बिहार में सहरसा और बक्सर में 1 की मौत हुई है। आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए आरा से हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। चंदन, आरा के में वज्रपात से कितने लोगों की मौत हुई है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर भोजपुर जिले की बात करें तो आज जिस तरह से सुबह से लगातार बारिश हो रही है और भोजपुर जिले में जो वज्रपात है वो कहर बरपा रहा है। लगातार 10 बजे से हो रही बारिश ने तकरीबन 6 लोगों की पूरे जिले में जान ले ली है। अगर एक सबसे ज्यादा जो मौत है एक ही पेड़ के नीचे बरसात में छिपे 3 लोगों की मौत हो गई है भोजपुर जिले के उधवंत नगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव में। वहीं 3 और जो लोग हैं और उनकी मौत हुई है। जहाँ एक तरफ नारायणपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हुई। तो भोजपुर जिले के लिए आज काला शनिवार है और काला शनिवार के दिन कुल 6 लोग की मौत हो गई है वज्रपात से। वहीं 7 लोग झुलस गए हैं जिनको इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल चंदन, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आरा में 6 लोगों की मौत हुई है वज्रपात से। सहरसा में 22 वर्षीय युवक की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि सोनवर्षराज थाना क्षेत्र के शाहपुर नवटोलिया की घटना बताई जा रही है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन की माने तो बीती रात तरुण कुमार नामक युवक अपने दरवाजे पर सोया हुआ था। इसी दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी और ठनका गिरा जिसकी चपेट में आ गया और जिससे तरुण कुमार की सोई अवस्था में मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी सोनवर्षराज थाने के पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रात में 1-1:30 बजे रात में जो बारिश के कारण बहुत बरसात जोरदार था, बिजली चमका, बिजली के बाद तड़का आया। तड़का गिरने के बाद वो जो है से गिरा बहुत जोरदार से तड़का गिरले। तड़का गिरे बाद जे से पता चलले, जब उठे छे तो तड़का कतऽ गिरले पता चल गए कि तड़का गिर गए हमारे अगल बगल में। तो देखे छे तो आदमी के जे से अपना द्वार पर सुतल रहे, हम सब डरा में रही। ओके बाद देखे छे तकर जे से मौत भए गेल। उठ के देखे छे तो 1-1:30 बजे रात में 1:30 बजे तड़का चल के तड़का गिरने से मौत हुई। तड़का गिरने से मौत गई। 2 घंटे की बारिश ने पटना की सूरत ही बिगाड़ कर रख दिया। पटना के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। सब्जी बाग, राजीव नगर, कदम कुआं, राजेंद्र नगर, बोरिंग रोड सहित कई इलाके में भारी जल जमाव हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की बाइक तक पानी में डूब गई है। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए, देखने के बाद शायद समझ आएगा कि 2 घंटे की बारिश के बाद हालात कितने खराब हो गए हैं राजधानी पटना की। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मरगूब, अगर हम बात करें राजधानी पटना की तो 2 घंटे की बारिश में इस तरह का हाल है।
और लगातार अगर हमेशा की हम बात करें, हर साल जो पटना नगर निगम है वो दावे करती है कि इस साल जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन लगातार वो दावे पे खड़े नहीं उतरती है। लगातार उनके दावे हैं वो विफल होते जा रहे हैं, उनकी पोल खुलती जा रही है। क्या पूरी जानकारी? देखिए, सबसे खराब स्थिति और सबसे दयनीय हालत अगर बात करेंगे तो राजीव नगर थाना की वीडियो जो हमारे पास है, वो वीडियो आप देखिए। उस वीडियो में जूता रखने तक की जगह नहीं है। 2 फीट पानी है राजीव नगर थाने में। पुलिसकर्मी जूता को कुर्सी पर रख रहे हैं और पुलिसकर्मी टेबल पर बैठे हुए हैं और पूरी फाइल भीग रही है। माने पूरा जो राजीव नगर थाना है तालाब बन चुका है। अब अगर आप इधर बात करेंगे तो बिरला मंदिर रोड सब्जी बाग की स्थिति खराब है, राजेंद्र नगर की हालत खराब है। माने बद से बदतर हालात इतने खराब है कि लोग पैदल भी नहीं चल सकते, क्योंकि पानी अगर 2 से 3 फीट अगर सड़क पे है तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि सड़क पर गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। अब हालात इतने हैं कि अब बाइक से अगर जा रहे हैं तो बाइक बंद हो जा रही है, पैदल आप जा नहीं सकते। तो व्हीलर ले जाने में डर यह है कि कहीं भी अगर कह सकते हैं कि मेन होल खुला रहेगा, 4 व्हीलर वहां फंस जाएगा। तो हालात बिल्कुल खराब है। 2 घंटे की बारिश ने एक बार फिर जो दावे किए गए थे उसकी पूरी पोल खोल के रख दिया गया है। और जो राजीव नगर थाना का वीडियो है वो वीडियो बता रहा है कि किस तरीके के हालात थाने में बने हुए हैं। आप देखिए उस वीडियो को करिश्मा, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं लोग अपने पुलिसकर्मी वर्दी में काम नहीं कर पाए, वो टेबल पर बैठे हुए हैं और नीचे पूरी फाइल बह रही है। क्योंकि उसे ले कहा जाएगा पुलिसकर्मी, दरोगा या एएसआई ले कहा जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कह सकते हैं थाना पूरी तरह से जलमग्न बन गया है। तो हालात बहुत खराब है। हालांकि दावे बहुत है कि पानी निकल जाएगा, लेकिन 2 घंटा पानी में यह हालत है। अगर 1 से 2 दिन पानी होती चली गई तो निश्चित तौर पर पटना वासियों को शायद उस डरावने दिन के लिए भी कह सकते हैं तैयार रहना चाहिए, जो पिछले साल हम लोगों ने देखा था। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तेजस्वी यादव ने पटना में जल जमाव पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटना में जो स्थिति पिछले साल हुई थी वही स्थिति इस बार भी देखने को मिल रही है। ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। 2 घंटे की बारिश में पटना डूब गया, मंदिर का घर डूब गया है। ये लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार विकास की गंगा बहाएगी। भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पटना इसलिए डूबा क्योंकि भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि वही स्थिति फिर से आने वाली है जो पिछले साल है। पिछले साल के गलतियों से कोई सुधार यहाँ की सरकार ने नहीं किया। ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरीके से, नल नाला की व्यवस्था पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। नक्शा नहीं है। पंप हाउस क्या कर रहा है? इतने करोड़ों लाखों करोड़ों से मशीनरी खरीदी गई थी कि पानी का निकासी का काम करेगी, कहाँ गया? ये तो 2 घंटे की बारिश से ये पटना का जो स्थिति है ये डूब गया। आप समझ सकते हैं कि मंत्री का आवास जो है वो डूब गया। झारखंड के आपदा विभाग ने 4 और 5 जुलाई के लिए अलर्ट जारी करते हुए भारी वज्रपात की संभावना जताई है। आपदा विभाग के साथ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। स्थिति को देखते हुए सभी प्रभावित जिलों के डीसी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही बिजली गिरने वाली संभावित जगह पर लोगों को आगाह कर दिया गया है। उनको घरों में रहने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के सभी नागरिकों को 2 दिनों तक सावधानी से रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बारिश होने पर वो अपने खेतों में काम नहीं करें, घरों में सुरक्षित रहें। साथ ही उन्होंने बारिश के वक्त पेड़ के नीचे और पानी में नहीं खड़े होने की भी अपील की है। झारखंड में मौसम का जो स्थिति है, पिछले 24 आवर्स में कई जगह में बारिश रिकॉर्ड किया गया। लाइट से मॉडरेट, हल्का से मध्यम दर्ज का, और पाकुड़ जिला में हेवी रेनफॉल का भी रिकॉर्ड हुआ है। जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल है पाकुड़ में जो है 96.2, गिरिडीह 48.6, दुमका 45, गुमला 39.6 और पलामू में 24.8। और आज 3 जुलाई तक मानसून रेनफॉल का जो स्थिति है, आज भी 6 जिला में सामान्य से कम रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट है वो देवघर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में आज रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने शिष्टाचार मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अपनी टीम घोषित कर दी। दीपक प्रकाश का मानना है कि यह जोश और होश दोनों के मिश्रण वाली टीम है, यानी कि इसमें अनुभवी लोग भी हैं और युवा जोश भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी राज्य सरकार के विफलताओं को आम जनता के समक्ष लाने का प्रयास तो करेगी, साथ ही केंद्र सरकार के जनहित के कार्यक्रमों का भी आम लोगों तक पहुंचाएगी। आने वाले समय पर हम जहां पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक ले जाने का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे और साथ ही साथ जहां पर जो विपक्ष की भूमिका हमारी है उसमें हमारी भूमिका सकारात्मक है, रचनात्मक है, लेकिन जिस प्रकार के राज्य सरकार के रवैये हैं उस रवैये के खिलाफ उन पर अंकुश लगाने के लिए ये टीम कामयाब होगी। देश में बेतहाशा बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोहरदगा के समाहरणालय मैदान में धरना प्रदर्शन कर केंद्र के मोदी सरकार का विरोध किया और डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के विरोध में आयोजित कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र प्रसाद साहू सहित प्रदेश कांग्रेस के आला नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में वित्त मंत्री ने केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। हम ज्यादा नहीं बोलते। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के मुजफ्फरपुर नगर निगम के कचरा डंप करने की समस्या को दूर करने का दावा नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने किया है। तो राज्य में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय आज छुपते छुपाते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे। पर इस मुलाकात के दौरान वह मीडिया के कैमरों से बच ना सके और सबके मीडिया ने उनसे मुलाकात करने की अनुमति के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सूचना देकर आए थे। स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य के बारे में ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थोड़ा साइड नीचे कीजिए ना। घरेलू बात के साथ साथ सबका स्वास्थ्य और जो है राजनीतिक जीवन होने वाले बिहार के चुनाव को हम ये कहें कि नहीं बात हुई, लेकिन कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जो कि बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है राजनीतिक, लेकिन बातचीत जो है राजनीति के स्वास्थ्य में है। और 2015 का चुनाव 20 के चुनाव में तभी चढ़ जा रहा दोस्त। जमशेदपुर जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। सुनारे के रहने वाले बुजुर्ग की मौत हुई है। टीएमएस के कोविड वार्ड में एडमिट था मरीज। तो जमशेदपुर में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। सुनारे के रहने वाले थे बुजुर्ग, उसकी मौत हुई है। आपको बता दें कि टीएमएस के कोविड वार्ड में एडमिट था कोरोना मरीज। पटना में कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज कोरोना संकट में जरूरतमंद की मदद करने वाले एनसीसी के बच्चों और ऑफिसर को सम्मानित किया गया। एनसीसी के बच्चों को सेना के ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार के द्वारा सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के समय में जिस तरह से लोगों के बीच एनसीसी के बच्चे और अधिकारियों ने काम किया है, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए वो काबिले तारीफ है। सरकार भी एनसीसी के बच्चों को लेकर काफी मदद की भावना से काम कर रही है और उनके लिए योजनाएं दे रही है। हर तरह से लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहेगी। और बाकी कोरोना के लिए जो राज्य सरकार है बहुत अच्छा तरीके से उसको डील कर रही है और राज्य सरकार के जो अधिकृत अधिकारी हैं वही इस पर जवाब देंगे। मैं इतना बताना चाहूँगा कि एनसीसी भी जो यहाँ की सरकार है उनको जब बुलाया था तो एनसीसी भी उनके योगदान में लगी हुई थी और लगी हुई रहेगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम के कचरा डंप करने की समस्या को दूर करने का दावा नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने किया है।
मुजफ्फरपुर में मीडिया से मुखातिब नगर विकास मंत्री ने कहा कि निगम के रोतनिया डंपिंग पॉइंट का विवाद सुलझा लिया गया है, जिससे शहर में मौजूद कचरे के ढेर का अगले 3 दिनों के भीतर विशेष सफाई अभियान चलाकर निष्पादन कर दिया जाएगा। इसके काम की मॉनिटरिंग वे खुद लगातार करेंगे। इस विशेष सफाई अभियान के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम को 60 अतिरिक्त ट्रैक्टर, कूड़ा उठा के 3 वॉबकॉट मशीन उपलब्ध कराया गया है। जो क्लीन मुजफ्फरपुर, ग्रीन मुजफ्फरपुर, क्लीन मुजफ्फरपुर, ग्रीन मुजफ्फरपुर, क्लीन मुजफ्फरपुर के लिए हमने नगर निगम और अपने संसाधन से हम तय किए हैं कि 7 बजे रात्रि से और 7 बजे सुबह तक पूरे मुजफ्फरपुर में जो रोतनिया के विरोध के कारण जो कूड़ा डंप हो गया था सड़कों पर, उसका 3 दिनों के अंदर पूरे कूड़ा को यहाँ से निष्पादन रात्रि में कराएंगे और उसका मॉनिटरिंग खुद हम करेंगे। इसके साथ नगर निगम और हमारे तरफ से ट्रैक्टर आपको उठाने के लिए जेसीबी बॉकट भाड़े कर किए हैं। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।